डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा जो ये कोर्स है BEGC 134 जिसका उन्वान है रीडिंग द नॉवल। इसका हम ब्लॉक 2 कर रहे हैं और आज हम यूनिट 3 और यूनिट 4 पर नजर दोहराएंगे। यूनिट 3 में हम क्रिटिकल रेस्पॉन्सेस टू द अवेकनिंग करेंगे और उसके बाद यूनिट 4 में हमें क्रिटिकल अप्रोच टू द अवेकनिंग, यानी कि हम इसमें क्रिटिकल अप्रोचेस देखेंगे, चाहे हम फेमिनिज्म की बात करेंगे या साइको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस नॉवल को देखने की कोशिश करेंगे। तो अब आप ये जान रहे हैं कि हमारे पास जो ब्लॉक 2 में है वो कैट चॉपिन है, इसकी नॉवल है द अवेकनिंग। तो पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में भी कुछ बात कर रहे थे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉवल की, तो उसके बाद हमने फिर कैट चॉपिन की भी बात की थी। तो एक नॉवल होती है जिसको हम बोलते हैं नॉवल ऑफ द डायस्पोरा, यानी कि जब एक राइटर होता है वो लिखता है, तो एक तबका होता है राइटर्स का जो एक माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्रीज की तरफ, फिर वो वहां पे लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर वो वहाँ की एक्सपीरियंस हमारे पास लाते हैं। तो वहाँ पे जितने भी इश्यूज वो फेस करते हैं वो अपनी नॉवेल्स या ड्रामाज में वो लिखते हैं। तो नॉवेल्स ऑफ द डायस्पोरा में आपने ये याद रखना है कि जो राइटर होता है वो उस कंट्री का बंद या सिटीजन नहीं होता है, वो किसी और मुल्क का सिटीजन होता है। फॉर इंस्टेंस डायस्पोरिक नॉवेल्स की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे डायस्पोरिक नॉवेलिस्ट्स हैं, चाहे आप भारती मुखर्जी की बात करोगे, झुम्पा लाहिरी की बात करोगे, या हमारे पास इवन डायस्पोरिक राइटर्स लाइक सलमान रुश्दी है, अमिताव घोष है, मोहसिन हमीद है, कामिला शमसी है, और बहुत सारे राइटर्स हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी बहुत सारे राइटर्स हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं। तो अब आपने ये याद रखना है कि जो डायस्पोरिक नॉवल होती है उसमें जो एक राइटर होता है वो मोस्टली उसमें वो he or she most of the time depicts what diasporic people how what they experience in a foreign land, यानी कि जब वो दूसरी कंट्री की तरफ मुंतकिल होते हैं, जब वो दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो वहां पे उनको कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन सी दुश्वारियां नजर आती है या फेस करनी पड़ती है, या इवन खाली ये जरूरी नहीं है कि उनको खाली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, इवन एट टाइम्स उनको वहां पे एक लग्जूरियस लाइफ भी मिलती है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या कभी कभार बंदा एजुकेशनल सेक्टर में वहां काम करता है, या इवन कोई एजुकेशन हासिल करने के लिए वहां जाता है। तो वहां पे अब ये एक मेन ट्रेट है डायस्पोरिक नॉवल की, वो ये है कि डायस्पोरिक नॉवल मेनली डिपिक्ट्स this what we call the homesickness of people who are migrating from one region to another region, and later on when these people settle in a nation which is not their own, they mostly experience their racial discrimination. They feel this they are sick of homeness, they go through this phase of trials and tribulations. They feel like what Bharti Mukherjee calls the problem of unhousement and rehousement. तो डायस्पोरिक नॉवल की जब आप बात करते हैं हम, तो वहां पे क्योंकि हमने बाद में क्रिटिकल अप्रोचेस अपनाने हैं, जो हम नॉवल करने जा रहे हैं द अवेकनिंग, तो ये भी काम आएगा आपको जब आप डायस्पोरिक लिटरेचर पढ़ोगे, जब आप डायस्पोरिक लिटरेचर में चाहे आप पोएम कर लोगे या नॉवल कर लोगे, तो वहां पे आपको एक क्रिटिकल रहना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट्स, if you are a student of literature, then you must possess critical bent of psyche. You need to have, you need to look at different texts from different perspectives. You need to have this power of imagination, what even college calls critical faculty of mind. तो आपके पास अगर आप किसी चीज का क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, किसी चीज का तज्जिया करते हो, तो आपके पास पहले ही काम ये पहला जो आपके पास एक ट्रेट होना चाहिए वो ये है कि आपके पास एक क्रिटिकल माइंड होना चाहिए। आपने क्रिटिकली एक बुक को देखना है, आपने क्रिटिकल एनालिसिस एक बुक को करना है। तो जो ही हम बात क्रिटिसिज्म की करते हैं, जब लिटरेचर की हम बात करते हैं, अदब की हम बात करते हैं,
तो वहां पे क्रिटिसिज्म का बहुत ज्यादा दबदबा होता है, वहां पे क्रिटिसिज्म plays an important role when you read any form of literature, any genre of literature, be it a novel, drama, short story, autobiography, biography, etc etc. तो जो ही हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो क्रिटिसिज्म में हमारे पास बहुत सारी क्रिटिक्स हैं। जब हम अदब की बात करते हैं, मोर पर्टिकुलरली इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, वहां पे आपको बहुत सारे क्रिटिक्स मिलेंगे। तो जब जो ही आप उन क्रिटिक्स को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या किन चीजों की जरूरत है। इफ यू वांट टू become an ideal critique, if you want to become a sound critique, if you feel that your opinions, even views are, regarded by people, even readers, then what is prerequisite for you people is you need to have a, you need to read a writer thoroughly, extensively. You need to have that, what we call, historical background of the author. It's very important. Unless and until you don't know from which background an author comes, I mean, in which conditions he or she lived or lives, तो फिर एक डिफिकल्ट हमारे लिए बनता है कि हम फिर एक अपनी तज्जिया दें, हम क्रिटिकल, हम फिर हम ये बोले कि इसने किस पर्सपेक्टिव में ये नॉवल लिखी है। तो कभी कभार हम क्रिटिकल रेस्पॉन्सेज की तरफ कुछ देर बाद आएंगे। पहले हम डायस्पोरिक नॉवल की बात करते हैं। तो आपको बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ नॉवल मिलेंगे। चाहे आप हम रियलिज्म की बात करते हैं, रियलिस्टिक नॉवेल्स आप पढ़ते हो। इवन जो हमारे टॉपिक में है, कैट टॉपिक जो है हमारे ब्लॉक 2 में है, is her novels are, dealing with this theme of realism. She portrays things as they are. She had tried to depict, portray each and every incident realistically, faithfully. And this is one of the distinguishing characters of a literature, that a writer always invariably, tries to, project things as they are. He always wants to, behave faithfully. तो जब भी आप अदब पढ़ते हो, जब, क्योंकि ये वही बात फिर ग्रीक लिटरेचर की तरफ अगर हम नजर दोहराएंगे, बात फिर वही आती है जब वो एक डिबेट चला था ग्रीक फिलोसफर्स में, मोर पर्टिकुलरली बिटवीन प्लेटो एंड अरिस्टोटल, या इवन बहुत सारे और राइटर्स थे। तो उसके बाद अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की भी बात करेंगे, चाहे फिलिप सिडनी की आप बात करोगे, टी.एस. इलियट की बात करोगे, इवन वर्ड्सवर्थ की बात करोगे, या इवन किसी और जॉन ड्राइडन की बात करोगे, तो दिस डाइकोटमी बिटवीन रियलिज्म एंड फैंटेसी, द डाइकोटमी बिटवीन दिस, trying to project things faithfully versus imagine in an imaginary way, तो ये डिबेट बहुत सालों से चलता आ रहा है कि क्या अदब हर एक चीज को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करता है कि नहीं करता है। तो इट्स अ डिबेट, even you can contemplate upon this issue, whether literature falls into the category of realism or purely in the category of imagination। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, literature possesses both these traits, whether it is imagination or realism. So it is through imagination a writer portrays things. I mean, what he or she experiences, observes. He wants to project those things, in a realistic manner. But इमेजिनेशन का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अदब में, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल अ राइटर don't possess this power of imagination, he or she cannot produce a work of substantial nature, a work which is going to live for ages, uh, you know तो ये एक जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, तो आपके पास अगर आप राइटर बनना चाहते हो, इवन अगर आप क्रिटिक बनना चाहते हो, क्रिटिसिज्म करना चाहते हो, तो आपके पास यू have to have this power of imagination. you know it's only after that you can play with the text. It's only after that you can comment what is author trying to project in that particular work. तो
अभी हम रियलिज्म की बात कर रहे थे, तो कैट चॉपिंग की जो ये नॉवल है, अगर आप क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में देखोगे तो उसकी इस नॉवल में आप रियलिस्टिक थीम देखते हो। उसने जितने भी इंसिडेंट्स इस नॉवल में पोर्ट्रे किए हैं, वो लग रहा है आपको कि वो चीजें सोसाइटी में कहीं ना कहीं हो रही है। फॉर इंस्टेंस, कैट चॉपिन इस नॉवल द अवेकनिंग में एक एडिना कैरेक्टर है, एक फीमेल कैरेक्टर है। उसमें कैट चॉपिन उसको एक ऑटोनॉमस वे में दिखाना चाहती है। इन दिस नॉवल, कैट चॉपिन tries to depict a woman who is autonomous, who is self-independent, who doesn't rely on others, who hardly believes in superstitious world, a woman who is practical, who is logical in nature, who looks at things, logically, scientifically. This woman, this cat chopin is Edna. She's a woman who possesses scientific temper. She hardly believes in the world of emotions. तो अब आप और इसमें वो दिखाना चाहती हैं कि एक जो औरत है वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंटली रहना चाहती है। ये हमने याद रखना है कि ये 1899 की बात है जब ये नॉवल लिखी गई थी। तो तब उसने कुछ फीमेल के रिलेटेड जो इश्यूज हैं इस नॉवल में उन्होंने वो यू नो इस नॉवल में वो हमारे सामने वो ला रही है। तो जब आप इसका क्रिटिकल रिस्पॉन्स करते हो, जब आप इस नॉवल को क्रिटिकली पढ़ते हो, तो आपको फिर समझ आता है कि इस नॉवल में कितनी इंपॉर्टेंट इश्यूज कैट चॉपिन ने उठाए हैं। इवन यू कैन देखो, एक और बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। If you read any piece of literature, then it is up to you. And I mean, from which perspective you are going to read that novel or drama. ये लिटरेचर की एक खूबसूरती है, अदब की एक अच्छी ट्रेट है कि ये यहाँ पे अगर आप मेन डिस्टिंक्शन देखेंगे साइंस और लिटरेचर की, वो ये है कि साइंस में आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। अनलेस एंड अनटिल एन एक्सपेरिमेंट इज प्रूव्ड, वो वैसे ही रह जाती है। तो उसमें हर एक बंदे को एक्सपेरिमेंट प्रूव करनी पड़ती है। चाहे कोई केमिकल पे आप किसी लेबोरेटरी में आप प्रिपेयर कर रहे हो, किसी केमिकल पे आप काम कर रहे हो, या even if you are working on Einstein's theory, E is equal to mc square, or even Einstein, even Newton's first or second or third थ्री जो उसकी थ्री ग्रेविटेशनल लॉज हैं, तो उनको पढ़ने के लिए हर एक बंदा अगर उनके जो लॉज हैं उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहता तो एक ही नतीजे पे आप पहुंचोगे। वैसी बात लिटरेचर में नहीं है। यहाँ पे हर एक बंदा, अगर हम किसी रीडर को हम, फॉर इंस्टेंस देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स, वी आर प्रोवाइडिंग देम a poem maybe from an Iqbal or even T.S. Eliot or even from Tagore। एक ही पोएम हम बहुत सारे बंदों को देंगे। फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक पोएम है, ये पोएम यूनिस डिसूजा ने लिखी है, क्योंकि हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में की बात करते हैं, हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। एक रीडर कैसे क्रिटिसाइज करता है एक ऑथर को, या ये जरूरी नहीं कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। क्रिटिसिज्म डजंट ऑलवेज मीन यू विल हैव टू क्रिटिसाइज, यू विल हैव टू पिन पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स। नो, क्रिटिसिज्म मीन्स एक हेल्दी डिबेट चलता है। जब एक रीडर यानी कि आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आप एक पोएम में, नॉवल में देखते हो। तो वैसे ही फॉर इंस्टेंस आई एम कोटिंग दिस पोएम, मैरिजेस आर मेड बाय यूनिस डिसूजा। तो अगर मैं ये पोएम हर एक स्टूडेंट के पास रखता हूँ, मान लीजिए एक क्लासरूम है, वहां पे 10, 30 या 20 स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही पोएम दे रहा हूँ, और हर एक बंदा ये पोएम पढ़ रहा है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे लिटरेचर, अदब को साइंसेस के साथ। और दूसरी साइड से आप रख लीजिए किसी भी साइंस की कोई फॉर्मूला, चाहे आप आइंस्टाइन की फार्मूला रखोगे, रदरफोर्ड की फॉर्मूला रखोगे, मैरी क्यूरी की कोई एक्सपेरिमेंट रखोगे, आप मान लीजिए कि दूसरी साइड से आपके पास साइंटिफिक फॉर्मूला है या मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और दूसरी साइड से एक लिटरेचर की एक पोएम हम रखते हैं। और ये हम दो क्लासेस हमारे पास हैं। एक क्लास
it's for science students and the other class is meant for literature students. तो जो ही साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको वो जो एक्सपेरिमेंट्स हम दे रहे हैं, उनको जो हम फॉर्मूलाज दे रहे हैं, चाहे आप चलो हम बात कर लेते हैं E इज इक्वल टू MC स्क्वायर की, जो आइंस्टाइन की फेमस फॉर्मूला है, फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको हम बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम रख रहे हैं स्टूडेंट्स के सामने। तो वो स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है, यानी कि हर एक वही अंदाज अपनाएगा कि हम वो एक ही नतीजे पे पहुंचेंगे। तो वही दूसरी तरफ लिटरेचर के क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, 20 या 30 स्टूडेंट्स हैं, वो ये पोएम पढ़ रहे हैं। वैसे ही वो एक्सपेरिमेंट जो साइंस स्टूडेंट वालों ने की थी, यही हम लिटरेचर वालों को ये एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं करने के लिए। तो जो ही लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स इस पोएम को पढ़ेंगे, हर एक बंदा डिफरेंट वर्जन हमारे पास आएंगे, डिफरेंट ओपिनियंस हमारे पास आएंगे। कोई जब फॉर इंस्टेंस जैसे इस पोएम को अगर हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि लिटरेचर में आप दो तरीके की मीनिंग्स आपको मिलती है। एक को हम बोलते हैं डिनोटेशन, दूसरे को बोलते हैं कनोटेशन। डिनोटेशन सिंपली मीन्स द डिक्शनरी मीनिंग, the explicit meaning, the meaning which is not hidden, the meaning which is not symbolical in nature। तो यानी कि और दूसरी तरफ कनोटेशन हो, एक और जिसको यानी कि दो तरीके की मीनिंग्स हम टेक्स्ट्स में ढूंढते हैं। जो हम कनोटेशन की बात करते हैं, तो कनोटेशन में आपको हिडन मीनिंग एक होती है, यानी कि ऑथर कुछ और बोलना चाहता है। तो जो ही आप यानी कि कनोटेशन की तरफ जाते हो, तो आप क्रिटिसाइज, आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हो इस पोएम का या किसी और पोएम का, किसी और वर्क का। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपके सामने ये पोएम रीड कर रहा हूँ, उसके बाद हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे। जो द अवेकनिंग हमारे पास एक नॉवल है, पहले में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कैसे क्रिटिकल पेंट ऑफ साइकी डेवलप करना है। आप अगर एक लिटरेचर का पीस पढ़ते हो, तो आपने वो कैसे उसका मुताला करना है। आपने डिनोटेटिव के बजाय अगर आप कनोटेटिवली एक टेक्स्ट को पढ़ोगे, तो आपके सामने बहुत सारी मीनिंग्स आएगी। मे बी वही एक उनमें से ही एक मीनिंग ऐसी हो सकती है जो ऑथर शायद एक रीडर तक पहुंचाना चाहता है। जैसे इस पोएम में यूनिस डिसूजा लिख रही है। यूनिस डिसूजा वी ऑल नो, शी इज एन इम्पोर्टेंट पोएट फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एक इंडियन पोएट रह चुकी है यूनिस डिसूजा। तो उसकी जो एक मैरिजेस आर मेड, तो वो लिख रही है इसमें, माय कजिन एलिना इज टू बी मैरिड। हम दो पर्सपेक्टिव्स में इस पोएम को पढ़ेंगे। पहले हम डिनोटेटिवली इसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम इसको डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस देने की कोशिश करेंगे। एक ही पोएम है लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स आपके सामने आएंगी। पहले हम डिनोटेटिवली इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डिनोटेटिवली यू अंडरस्टैंड नाउ, we will try to look at the वो जो facial हमारे पास है, जो हमारे पास apparent meaning जिसको हम बोलते हैं। For instance, she says my cousin Elena is to be married, the formalities have been completed। तो यहाँ पे यूनिस डिसूजा अपनी कजिन के बारे में बात कर रही है, एलिना। यूनिस, ये जरूरी नहीं है कि यूनिस डिसूजा की जो कजिन सिस्टर थी उसका नाम एलिना था, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे, जस्ट व्हाइल बैक वी वर डिस्कसिंग दिस पॉइंट कि लिटरेचर इट्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। इट इज थ्रू इमेजिनेशन अ राइटर वांट्स टू प्रोजेक्ट थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स रियलिस्टिकली। जैसे यूनिस डिसूजा इसमें लिख रही है, मे बी शायद यूनिस डिसूजा ने किसी और लड़की को देखा होगा, किसी और औरत को देखा होगा, या मे बी ये भी हो सकता है कि कजिन ही हो उसकी, वो उसको देख के उसने ये पोएम लिखी हो। लेकिन लिटरेचर की एक और क्वालिटी ये है कि इट डील्स विद ह्यूमन लाइफ, इट रिप्रेजेंट्स आवर लाइफ, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। इट यानी कि ये एक ही तबके के लोगों के लिए या एक ही तबके के लोगों के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स रिप्रेजेंट नहीं करती है। यानी कि जब अभी हम इस पोएम का मुताला करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो यूनिस डिसूजा ने इस पोएम में लिखा है, क्या ये चीजें शायद खाली उसके कजिन के साथ हो रही थी,
या ये आपके इर्द गिर्द हो रही है, या आप खुद इन चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे हो। जो ही आपको लगता है कि यस वी आर एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स ourselves, you are not only experience, we are witnessing these things happening in our surrounding, then आपको वहां पे यूनिस डिसूजा की जो काइजन है, यानी कि वो आपकी भी आपको भी उस वक्त रिप्रेजेंट करती है, आपकी फीलिंग्स को भी वो रिप्रेजेंट करती है। एज ए सेड लिटरेचर जो है, अदब जो है, इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ। तो माय कजिन एलिना इज टू बी मैरिड, द फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लीटेड। जो apparent meaning in lines की है वो ये है कि यूनिस डिसूजा is writing about her cousin sister whose name is Elena, and Elena is now to be married, she's going to get married, although the time है इस पोइम में हमें ये नहीं कहा गया है कि ये कब की पोइम कब लिखी गई थी, या इसकी कजिन सिस्टर की शादी कब थी। तो ये आप यहाँ से पता आपको लग जाता है कि यहाँ पे जो डिनोटेटिव इस डिनोटेशन इस डिनोटेटिव मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे सीधे ही पता चल जाता है आपको कि एलिना की मैरिज होने जा रही है। अच्छा, उसके बाद लिख रही है, क्योंकि हम पहले डिनोटेटिव मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम कनोटेटिवली कनोटेशन पे आएंगे, कनोटेटिवली यूनिस डिसूजा क्या कहना चाहती है, और फिर उसी कनोटेशन से शायद आपको पता चल जाए कि अगर शायद यूनिस डिसूजा क्रिटिसाइज किसी चीज को कर रही है, या हाँ, यहाँ पे एक और बात याद रखनी है आपको कि इट्स नॉट ऑलवेज रीडर्स हु क्रिटिसाइज ऑथर्स, even authors have these license to criticize civilization, people, state, even people who are running the religious affairs। तो एक राइटर जो होता है ये भी क्रिटिसाइज करता है, हाँ राइटर को भी क्रिटिसाइज करता है रीडर, लेकिन एक राइटर जो होता है इसके ये क्रिटिसाइज बहुत सारी चीजों पे करता है, क्योंकि अगर हम इसके बाद भी हम एक दो राइटर्स को कोट करने की कोशिश करेंगे तो सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड what I mean why a writer criticizes, censures, denounces people or even various institutions of the state। तो यहाँ पे यूनिस डिसूजा is criticizing the institution of marriage, how we are going to look at it। तो फिर वो लिख रही है, her family history examined for TB and madness, her father declared solvent, her eyes examined for sequence, her teeth for cavities, her stools for the possible non-Brahmin womb, she is not quite tall enough and not quite full enough, children will take care of that, her complexion it was decided would compensate, being just about the right shade of rightness to do justice to Francisco Norna Prabhu, good son of Mother Church। तो जो ही ये आपकी स्क्रीन पे ये पोएम आ रही है, आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा है कि एलिना की शादी होने जा रही है। शादी में बहुत सारे रस्म होते हैं, शादी में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, शादी में बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। उन्हीं नॉर्म्स, उन्हीं रिचुअल्स को हमारे सामने यूनिस डिसूजा रख रही है कि नॉर्म्स के थ्रू यहाँ पे वो मेंटल ट्रॉमा हमारे पास ला रही है कि एक जो ब्राइड होती है, एक जो औरत होती है, एक जो लड़की जो जिसकी शादी होने वाली है, उसको किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो पहले ही यानी कि पहले ही क्या यूनिस डिसूजा बोलती है, उसकी जो सिस्टर है कजिन एलिना, जो ब्राइड जो ग्रूम साइड था, जिसका नाम ग्रूम जो आई मीन वुड बी ग्रूम ऑफ एलिना इज फ्रांसिस्को प्रभु, who belonged to church, who was a Christian। तो कह रही है कि अब जो लड़का है, जो ग्रूम है, इसकी फैमिली जो है, पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले फैमिली हिस्ट्री चेक की, किसकी, एलिना की। क्या ये चीजें आपके समाज में हो रही हैं, आपके इर्द गिर्द हो रही है? अगर हो रही है तो देन दिस इज अ रेलेवेंट पोएम फॉर यू पीपल, देन इट्स अ रेलेवेंट थीम, then it's a universal theme I would say। अगर आप ये चीजें अपनी सोसाइटी में देख रहे हो, अपने इर्द गिर्द देख रहे हो, अपने
फैमिली में आप ये चीजें महसूस कर रहे हो। क्या चीजें, जैसे ये बोल रहे हैं कि जो ग्रूम साइड है, जो फ्रांसिस्को प्रभु जो ग्रूम है, इसकी जो फैमिली है, एलिना को सिलेक्ट करने से पहले इन्होंने कुछ चीजें की। इन्होंने पहले कुछ क्या चीजें, यानी कि बिफोर सिलेक्टिंग एलिना एज अ ब्राइड, दे हैव गॉन थ्रू दिस फेज ऑफ एक्सपेरिमेंट, अगर हम बोलेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने की? पहले इन्होंने चेक किया कि इनकी फैमिली में कोई बंदा ऐसा तो नहीं है कि जो ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज से गुजर रहा है। कोई बंदा इनकी फैमिली में ऐसा तो नहीं है हु इज मैड, हु इज इनसेन। शायद अगर होता तो मे बी द मैरिज वुड हैव बीन discarded at that very particular moment, rejected at that very instant moment, had it been अगर वहां पे पता चल जाता है कि इनकी फैमिली में कोई बंदा टीबी से गुजर रहा है, मैडनेस से गुजर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक ऑथर की ग्रेटनेस नजर आ रही है। एक ऑथर कैसे ग्रेट होता है। अगर यहाँ पे एलिना की फैमिली को चेक किया जा रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने टीबी और मैडनेस का इश्यू हमारे सामने लाया है। यानी कि पहले जो ग्रूम साइड होता है वो पहले चेक करने आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि खाली अगर एलिना की फैमिली में ये चेक किया गया था कि टीबी और मैडनेस से कोई बंदा तो गुजर नहीं रहा है, मे बी आपकी सोसाइटी में या हमारे समाज में कुछ और चीजें देख रहे होंगे ग्रूम साइड से। अगर उसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं। ये एक पैरामीटर है जो एलिना को एलिना को सिलेक्ट करने के लिए जो पहला पैरामीटर था वो क्या था? इसकी फैमिली को जांचना, इसकी फैमिली को बड़े थॉरोली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाना। ये कैसे वजूद में आए, इनकी फैमिली में क्या चल रहा है। तो ये चीजें शायद हमारे समाज में भी हो रही है ये चीजें। तो अगर अब वहां पे टीबी और मैडनेस की चीजें नहीं देखी जा रही, मे बी आपके समाज में कुछ और चीजें जो ग्रूम साइड होते हैं वो देख रहे होंगे। तो उसके बाद दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन, हर फादर डेक्लेयर्ड सॉल्वेंट। यानी कि पहला पैरामीटर क्रॉस किया गया है कि जो एलिना है उसकी फैमिली में कोई बंदा मैडनेस से कोई नहीं गुजर रहा है। नो वन इज सफरिंग फ्रॉम इवन टीबी। सो द फर्स्ट पैरामीटर, द फर्स्ट मार्क, नाउ शी इज सक्सेसफुल इन इट। यानी कि एलिना को सिलेक्ट करने के लिए पहला पैरामीटर जो था वो क्लियर हो गया है। अब दूसरा पैरामीटर चेक करने जा रहे हैं ग्रूम साइड वाले, वो क्या है? हर फादर डेक्लेयर्ड सॉल्वेंट। अब इन्होंने अभी दूसरे पॉइंट पे चले गए थे। इन्होंने देखा था कि इज हर फादर कैपेबल ऑफ पेइंग डाउरी। आई मीन is Elena coming from a well-to-do family, well-off family? Are they financially, economically well off? यानी कि अगर शायद एलिना की फैमिली इंसॉल्वेंट होते, यानी कि they would have been they would have been suffering from poverty, they would not have been able to compensate this dowry, maybe। तो दूसरे पैरामीटर पे ही इनकी शायद जो मैरिज थी वो रद्द हो जाती। तो यहाँ पे आपको समझना है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में आपने इस पोएम को पढ़ना है। एक तो हम आपको साथ साथ डिनोटेशन भी बोल रहे हैं, जो सुपरफिशियल मीनिंग है वो भी हम बोल रहे हैं, और साथ साथ में हम आपको कनोटेटिवली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंबॉलिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पोएम में यूनिस डिसूजा क्या क्या चीजें हमारे सामने ला रही है। तो अब आपने ये डिसाइड करना है। अब आप जो ही इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, आपने ये देखना है कि क्या ये चीजें खाली एलिना के साथ हो रही थी? क्या एलिना alone, in this battle? Is she the only girl who have faced these problems, or there are millions of girls who are going through this phase of experiment? The experiment could be in different forms. It could take different shapes in different societies. It's not only limited to restricted to TB or madness or father is solvent। तो आपकी सोसाइटी में कुछ और चीजें चेक की जा रही हो, तो यहाँ पे वो चीजें जब आप क्रिटिकली इस पोएम को देखते हो, फिर आप देख लो कि हाँ कुछ और चीजें इसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में हो रही है, तो देन यू वुड से यस दिस पोएम इज it carries a universal theme. If not a universal theme, at least these things are happening in my society. So Eunice D'Souza then becomes very relevant
to our times when we see or face or experience these things, happening in our society. तो उसके बाद एलिना ने 2 पॉइंट, जो 2 पैरामीटर्स थे, दोनों पैरामीटर्स में एलिना सक्सेसफुल हो गई है। यानी कि यूनिस डिसूजा एलिना की जो मैरिज है, यानी ये इट्स नॉट ओनली अबाउट एलिना, it's perhaps applicable to all girls. I mean, who are going to get married, या who have married, they might have gone through these phases. तो यहाँ पे फिर क्या लिख रही है वो, हर eyes examined for segments, her teeth for cavities. तो वहां पे फिर यानी कि अब बोला जा रहा है कि एलिना को सिलेक्ट करने के लिए पहले जब उनको लगा कि इसके पास जो बाप है उसके पास प्रॉपर्टी है, वो वेल्दी पर्सन है, वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ बंदा है, गुर्बत की दौर से नहीं गुजर रहा है, एक अच्छे ऐशो अशरत की जिंदगी गुजार रहा है, तो उन्होंने दूसरा पैरामीटर वो उन्होंने किया। ये हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस्को प्रभु, एक जो ग्रूम है वो किन किन चीज कौन कौन सी चीजें सिलेक्ट करता है एक ब्राइड को चूज करने में। लेकिन सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि यहाँ पे एलिना के थ्रू यूनिस डिसूजा समझा रही है, दिखा रही है हमें कि एक ब्राइड को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जब भी मैरिज की बात आती है उनके सामने। तो उसके बाद अब एलिना की जब वो 2 पैरामीटर्स क्रॉस कर जाते हैं, 2 पैरामीटर्स में वो कामयाब हो जाती है, तो फिर इनकी आइज को चेक किया जाता है, या इवन उसके टीथ को चेक किया जा रहा है, या इवन उसके ब्लड को चेक किया जा रहा है, रिलेशनशिप को चेक किया जा रहा है, या इवन यहाँ पे नॉन या कास्ट सिस्टम, अगर जब नॉन ब्राह्मण वुमन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कास्टिज्म की बात करती है एलिना यूनिस डिसूजा। तो these things are very much relevant to our times. We are witnessing these things कि जब एक बंदा एक ग्रूम, इट्स नॉट ओनली एप्लीकेबल, शायद अगर आप क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में इसको देखोगे तो शायद एक चीज लड़की की तरफ से भी देखी जा रही है। अगर एलिना इस फेज से गुजर रही है, शायद किसी सोसाइटी में जो लड़की वाले होते हैं वो भी शायद ये चीजें चेक कर रहे होंगे ग्रूम साइड से। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट आपके लिए यहाँ पे बन रहा है। ऑल्दो वो एलिना की बात यहाँ पे कर रही है, अगर नाउ क्योंकि हमने क्रिटिकल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में हम पोएम को पढ़ रहे हैं, तो जब आप क्रिटिकल बेंट ऑफ साइकी रखते हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन रेज करते हो यूनिस डिसूजा से, एक राइटर से। दिस इज योर राइट, दिस इज you possess a license to ask him this question to Eunice D'Souza. I mean, are these things only happening with girls or boys who face these challenges as well? तो जो भी आप ये क्वेश्चन रेज करते हो, देन एटलीस्ट देयर इज दिस एक वो जिसको हम बोलते हैं कि एक आइडियल क्रिटिक की जो एक क्वालिटी है वो आप में फिर आ जाती है, क्योंकि आप में वो आप उन चीजों की तरफ सोचते हो शायद जो इन चीजों की वो चीजें आपके सामने नहीं है। तो जो भी आप क्वेश्चन करते हो, ऑथर को क्वेश्चन करते हो। क्रिटिसिज्म में क्या होता है, क्रिटिसिज्म जब आप क्रिटिसिज्म करते हो, जब आप किसी चीज का मुताला करते हो, if you are a student of literature and you are doing a critical analysis of a work, then you have a right to ask him question to a writer as well. It's not always a writer would ask questions, would challenge objectors opinions. No, even this ये quality एक reader के पास भी है। The moment you ask, the moment you think, there is this line, there is this thought कि जो आप पूछना चाहते हो यूनिस डिसूजा, then you must acknowledge that there is this hint of what you call a good critique in you. तो चाहे आप किसी भी क्रिटिक की बात करो, अगर आप टी.एस. इलियट का देखोगे, जॉन ड्राइडन को देखोगे, इवन मैथ्यू अर्नोल्ड को देखोगे, उन्होंने कहा है कि एक क्रिटिक को बड़ा थॉरोली एक चीजों को पढ़ना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ानी है, उसका जो मेंटल कैपेसिटी वो ब्रॉडन उसको करनी है। तो फिर जो ही जो उसके पास इमेजिनेशन पावर है उसको ब्रॉडन करना है। तो फिर दीज क्रिटिक्स से कि द मोमेंट यू फील you are in a position to ask, raise questions, challenge the author, तो वहां पे आप में एक क्वालिटी, एक अच्छी क्रिटिक की आती है। तो यहाँ पे फिर वही बात आ रही है कि शी इज नॉट क्वाइट टॉल इनफ
and not quite full enough. तो जो ही आप अब अगर हम कनोटेटिवली इसको समझने की कोशिश करेंगे इस पोएम को, डिनोटेटिवली को छोड़ के अगर हम जो लिटरल मीनिंग है इसकी, जो आपके पास सुपरफिशियल मीनिंग है, जो आपको सीधे ही दिख रहा होगा इस पोएम को पढ़ के कि एक अपनी कजिन सिस्टर की बात रख रही है इसमें यूनिस डिसूजा, लेकिन यहाँ पे कनोटेटिवली सिंबॉलिक मीनिंग आप ढूंढने की कोशिश जब कर रहे हो, जब आप देख रहे हो कि एक राइटर कैसे क्रिटिसाइज करता है एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को, कैसे क्रिटिसाइज करता है, यानी कि हमारे एल्डर्स जो है उनको कैसे वो क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ पे वो एक लड़की की दास्तान हमारे सामने रख रही है. मे बी यूनिस डिसूजा वाज हैविंग दिस थॉट इन माइंड दैट गर्ल्स शुड नॉट बी compelled to do experience, या कि हम ये बोल सकते हैं कि उसका ये शायद थॉट था कि एलिना के जरिए वो समझाना चाहती हैं सोसाइटी में, वो ये मैसेज देना चाहती हैं कि एक जो ही आप इन चीजों का, जब आप ये चीजें देखते हो एक ब्राइड को सिलेक्ट करने में, तो शायद उसकी जो मेंटल एग्नी, वो एक मेंटल एग्नी के दौर से गुजर रही है, उसको बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं. तो अब यहाँ पे जब हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं, तो यहाँ पे यूनिस डिसूजा एक्चुअली शी इज क्रिटिसाइजिंग, सेंशुअरिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, आवर एल्डर्स, आई मीन जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमने नॉर्म सेट किए हैं कल्चर में, अपने अपनी सोसाइटी में, कि गर्ल को सिलेक्ट करने के लिए ये चीजें हैं. तो मे बी यूनिस डिसूजा वाज ऑफ द ओपिनियन दैट एटलीस्ट गर्ल शुड बी गिवन हर चॉइस, कि एटलीस्ट इन ये चीजें अगर हो तो इस मैग्नीट्यूड के साथ ना उसको धकेला जाए कि वो एक मेंटल एगोनाइज्ड पेशेंट बन जाए. तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं क्रिटिसिज्म की, तो मेरे जहन में एक और बात याद आ रही कि अभी देखिए, एक जो राइटर होता है वो क्रिटिसाइज करता है बहुत सारी चीजों पे, वो लोगों को क्रिटिसाइज करता है, वो अगर वो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस अगर जो सोसाइटी के हैं, चाहे वो स्टेट हो, रिलीजन हो, या इवन लोग हो, उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं. तो फॉर इंस्टेंस अगर आपने मेरे जहन में एक दो अशार आ रहे हैं अल्लामा इकबाल के, जो ही आप उन अशार का मुताला करते हो तो आपको वहां पे लग जाता है कि इकबाल इज इवन क्रिटिसाइजिंग पीपल. तो इन मे बी दे आर, अगर यूनिस डिसूजा क्रिटिसाइज कर रही है तो शायद ये चीजें अब आपको लग रही होगी कि शायद ये चीजें अब आपकी सोसाइटी में, समाज में हो रही हैं. Then Ms. D'Souza is right in her own, I mean, way, because if she is criticizing the institution of marriage, there is a strong reason, valid reason why she is censuring this this marriage institution. फॉर इंस्टेंस अल्लामा इकबाल की जब हम बात करते हैं, वो लिखते हैं एक जगह, मस्जिदें तो शब बर में बना दी, क्योंकि हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, हम राइटर्स की बात करते हैं, राइटर्स कैसे क्रिटिसाइज करते हैं सोसाइटी को, लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, रिलीजन हो. अब इकबाल क्या लिख रहे हैं, मस्जिदें तो शब बर में बना दी, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पापी पुराना, बरसों में निमाजी बन न सका. तो हियर जब आप इवन इकबाल ही राइट समवेयर, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीकी कुरा होकर. इकबाल इज क्लियरली, आई मीन, डिनाउंसिंग जो मुसलमान है. Why? Because he feels वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर. I mean, they were not enlightened like you people. They were not, I mean, well educated as you are. But वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीकी कुरा होकर, यानी कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास बुक्स हैं, आप जानते हो, आपके पास सब कुछ है, इंफॉर्मेशन है, उसके बावजूद भी आप वही काम कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए. So here he is criticizing us. He is criticizing even everyone. But in this verse, he is particularly criticizing Muslims, because he is here comparing the Muslims of two civilizations or two generations. The earlier generations, I mean, our forefathers, who were not educated,
who were not intellectually sound. आई मीन तब तो एजुकेशनल सिस्टम का तो नामो निशान ही नहीं था, तो लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो ठीक थे। क्यों? बिकॉज दे वर हैविंग स्ट्रॉन्ग फेथ, they were doing each and everything religiously. तो इवन they were following their religion religiously. लेकिन फिर इसमें वो क्रिटिसाइज किनको करते हैं? हमको करते हैं। तो अगर आप दूसरी पोएम देखोगे, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, ये कमला दास की पोएम है, वेल नोन पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। तो अच्छा, एक और शेर मेरे दिमाग में आ रहा है, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का। इवन ही इज क्रिटिसाइजिंग देयर, मे बी ही इज क्रिटिसाइजिंग काजी मौलवी, ही इज राइटिंग देयर कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज। ये गजल तो जगजीत सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से गाई है। जगजीत सिंह वी ऑल नो वंडरफुल गजल सिंगर ही वाज, तो उसने भी ये गजल बहुत अच्छी तरीके से गाई है। तो वो लिख रहे हैं, मिर्जा असदुल्ला खान इसमें एक्चुअली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। किनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? या इवन सिंबॉलिक वे में वो क्रिटिसाइज किसी चीज की तरफ वो इशारा कर रहा है। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कि कल वो जा रहा था कि हम निकले। यानी कि हियर गालिब इज, इट्स नॉट ऑलवेज क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म ही हो। एक राइटर आपको कुछ समझाना चाहता है, डिफरेंट वे में समझाना चाहता है, डिफरेंट वे में क्रिटिसाइज करता है। जैसे वो लिख रहा है, यानी कि यू कैनॉट कंपेयर द टू पीपल, वन हु इज अ ड्रंकार, वन हु इज अ हैबिचुअल ड्रिंकर, one who habitually drinks liquor. You cannot compare this gentleman with the one who is a muezzin, who is offering 5 times a prayer in a mass, who is a qazi, because these two people are apart from each other. तो मगर गालिब इसमें हमें जो मैसेज पहुंचाना चाहता है वो ये है कि even that mullah, that qazi is not free from committing sin. I mean, he's not flawless, he's not a sinless, even he can commit what we call impious acts. You should not always look at these people as if they are pious, as if they possess all the characteristics of piousness. No. तो जैसे एक और जगह मेरे जहन में एक और वर्स याद आ रही है, मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो लिख रहे हैं किसी जगह, हो उम्र खजर तो हो मालूम वक्त मर्द, हम यहाँ क्या रहे अभी आए अभी चले। Here he is actually criticizing what human wishes, human desires, limitless desires of ours. जैसे गालिब भी किसी जगह लिख रहे हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो व्हाट इज गालिब एक्चुअली राइटिंग या प्रोजेक्टिंग इन दैट पर्टिकुलर वर्स? हजारों ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ही इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग द ह्यूमन विशेस। अ मैन इज, आई मीन, जो एक ह्यूमन बीइंग है, ये इसकी जो विशेस हैं, इसके जो डिजायर्स हैं, दे आर लिमिटलेस, वो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। यहाँ पे मे बी वो ह्यूमन डिजायर्स जो पोजेस हम करते हैं, जो ह्यूमन डिजायर्स हमारे पास है, जो हमारे पास ख्वाहिशात हैं, अगर उनको हम पूरा भी करेंगे, उनके बावजूद भी हम कुछ और करना चाहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं अभी और कुछ करना बाकी है। तो यहाँ पे किस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं गालिब? ह्यूमन डिजायर्स को। या इवन इब्राहिम ज़ोक की अभी हम बात कर रहे थे, वो बोल रहे हैं हो उम्र खजर तो हो मालूम वक्त मरद। यानी कि एक बंदे को अगर हम बोलेंगे कि यू वुड बी गिवन अ लाइफ ऑफ Prophet Khizr. He's a Islamic figure. I mean, it's being said that he's alive, he's dateless, ageless. तो अगर कहा जाता है कि अगर एक बंदे को बोला जाएगा कि आपको ये 5 मिनट के लिए, हम इस वे में इस बात को कंटिन्यू कर सकते हैं कि एक बंदे को बोला जा रहा है कि आपको हम 400, 500, 600 साल की जिंदगी दे रहे हैं। उसके साथ साथ उसको बोला जाएगा कि 600 साल के बाद you would be departed from this planet, you would be thrown on another planet which is unknown, you would be dead after 600 years.
तो जो ही 590 या 95 साल उसने गुजारे होंगे, फिर उसको बोला जाएगा कि बस योर टाइम इज नाउ, यू विल हैव टू नाउ डिपार्ट, यू विल बी डेड इन कपल ऑफ इयर्स या इवन इन कपल ऑफ मंथ। ही वुड से हम यहाँ क्या रहे, अभी आए अभी चले। उस वक्त भी 500 साल गुजारने के बाद भी वो बोलेंगे कि मैं अभी आया था, आप मेरे को अभी उठा रहे हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ ग्रेट राइटर। इवन मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक, व्हेन वी टॉक अबाउट Urdu literature, he's underrated poet. He's not being given due consideration or due recognition as poets like Iqbal, Ghalib, Faiz, or even for that matter, Parveen Shakir, John Elia. I mean, John Elia is much talked about poet of our generation. तो लेकिन यहाँ पे इस जब हम बात इस शायर की करते हैं, इसने भी कुछ लिखा है, यानी कि हर एक राइटर जो होता है, जो अच्छा राइटर होता है, उसकी जो मैसेज होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, वो रेलेवेंट होती है, वो हर एक बंदे के लिए होती है। अभी हम देख रहे थे, चाहे गालिब की बात कर रहे थे, इकबाल की बात कर रहे थे हम, या इवन या अभी मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक की बात कर रहे थे, तो आपको लग रहा होगा कि इन चीजों में इन ये दिखा रहे हैं, ह्यूमन लाइफ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म की जब बात आती है, तो जब हम कैट टॉपिंग की बात करते हैं, द अवेकनिंग की, जब इसने ये नॉवल पब्लिश की थी, बहुत सारे क्रिटिक्स आए। क्रिटिक्स ऑब्वियसली उसके उसके जो पढ़ने वाले थे, रीडर्स थे। अब क्रिटिक बनने में आपको एक स्कॉलरली माइंड रखना जरूरी है, आपने राइटर को बड़े थॉरोली पढ़ना है, आपने उसके बैकग्राउंड पे जाना है, आपने ये भी जानना है कि कौन सी चीजें थी जो प्रॉम्प्ट कर गई इस राइटर को ये नॉवल लिखने के लिए या ये पोएम लिखने के लिए। बिकॉज देयर इज अ रीजन व्हाई अ राइटर चूजेस अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लिटरेचर। कोई भी आप शेक्सपियर, अगर शेक्सपियर की बात करोगे, टी एस इलियट की बात करोगे, या इवन जॉर्ज ऑरवेल की बात करोगे, जॉर्ज ऑरवेल ने एक पोएम लिखी है, अ हैप्पी बिकार आई माइट हैव बीन सम 200 years ago। तो जब आप उस पोएम का मुताला करते हो, तो आपको लग जाता है वहां पे कि कुछ कोई चीज है जिसने यू नो कि वो इन्फ्यूज किया था कुछ चीज, यानी कि एक कुछ इंसिडेंट्स हैं जिन्होंने मोटिवेट किया था, जिनकी वजह से अट्रैक्ट कर गया एक राइटर, लिखने पे वो मजबूर हो गया। तो अब वो चीजें आपको जरूरी जाननी है। जो ही आप, अब फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, चलो हमारे पास एक क्रिटिक है, इमली टॉथ, ये एक बायोग्राफर भी है, इन्होंने बहुत सारा काम कैट चॉपिन पे किया है। इन्होंने कैट चॉपिन को पढ़ा, उसकी लाइफ को समझने की कोशिश की, इसको भी समझने की कोशिश की कि वो किस इरा में लिख रही थी, उस इरा में पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, एजुकेशनल सेटअप कैसा था, क्या औरतों को तब तालीम दी जा रही थी, या इवन तब औरतें लिख रही थी, औरतों के पास ये राइट्स थे, उनको घर वाले ये राइट्स दे रहे थे कि आप लिखो। यानी कि टू बिकम अ क्रिटिक यू नीड टू डेवलप some traits in yourself. The first and the foremost trait which you need to develop is you will have to read a book very thoroughly. You will have to go into the depth of the text. It's after that you can apply your brains, try to interpret that text from several perspectives. उसके साथ साथ जो ही आप उस टेक्स्ट को पढ़ोगे, उस टेक्स्ट को आप बहुत सारे फिर थ्योरीज, अगर आप लिटरेचर की स्टूडेंट रह चुके हैं या पढ़ रहे हो, अगर आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी, आपने फेमिनिज्म पढ़ा होगा, आपने पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी पढ़ी होगी, आपने साइको एनालिसिस जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है उसको पढ़ा होगा, तो जो ही या इवन पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या क्या चीजें आ रही है, वो उन चीजों से आप वाकिफ होंगे। इंटरटेक्सचुअलिटी क्या है, इल्यूजन क्या होता है, जो ही आप ये इन चीजों को समझते हो, तो उसके बाद एक आप थॉरो एनालिसिस की पोजीशन में आते हो, आप अपना व्यू दे सकते हो, आप क्रिटिकल रिव्यू लिख सकते हो एक नॉवल का, एक बुक का। तो जो ही हम जब ये बुक पब्लिश हुई थी द अवेकनिंग, तो इसको बहुत सारे क्रिटिसाइज करना पड़ा, यानी कि क्रिटिसाइज बोथ वे में आपने देखना है। क्रिटिसिज्म जब एक बंदा क्रिटिसाइज करता है, इट कुड बी ईदर इन नेगेटिव सेंस और इवन इन अ पॉजिटिव सेंस। तो पॉजिटिव सेंस में ये होता है कि उसमें अच्छी अच्छी चीजें हमारे सामने क्रिटिक लाता है
कि ये चीजें हैं, ये चीजें इसमें ऑथर डेवलप करना चाहता है, ये चीजें हमारे सामने एक ऑथर लाना चाहता है। एक हो गया फिर नेगेटिव क्रिटिसिज्म। नेगेटिव क्रिटिसिज्म में एक कंडमनेशन मिलती है ऑथर को, उसको रिजेक्ट किया जाता है, उसके जो थॉट्स है, क्योंकि कुछ चीजें शायद उसने ऐसी लिखी होगी, क्योंकि आपने कभी कभार देखा होगा बहुत सारी बुक्स ऐसी होती है जिनको बैन किया जाता है, जिनको पब्लिश नहीं करने दिया जाता है। व्हाई? बिकॉज दैट बुक इज हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ मे बी वन पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिटीजन्स, वन पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल। आपने देखा होगा बहुत सारी नॉवेल्स हैं, या इवन वो जब बुक को पब्लिश करने नहीं देते, जब बुक पे बैन लगती है, शायद वो एक क्लास की सोसाइटी को, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। तो वैसे ही जब हम फिर क्रिटिस उसको फिर कंडमनेशन मिलती है। वैसे ही जब द अवेकनिंग पब्लिश हुई थी पहले पहले, तो इसको भी इस दौर से गुजरना पड़ा। तो क्योंकि इस जो क्रिटिक्स थे, जो पहले पहले जब ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1899 में, तो जो ही ये लोगों के पास ये बुक आई थी, आई मीन पीपल गॉट सरप्राइज्ड, इवन डीपली शॉक्ड। I mean, how a female writer could write, I mean, or project such issues. I mean, issues of, I mean, taboo themes जो कैरी कर रहे थे। जैसे इस नॉवल में जो इसको नेगेटिविटी से गुजरना पड़ा पहले पहले, क्यों? पीपल जो इसके पहले रिव्यूअर्स थे, क्रिटिक्स थे, उन्होंने कहा कि दिस नॉवल कैरीज द थीम ऑफ इनफिडेलिटी, a woman's desire for self-definition, independence, and sexual liberty, even challenging the institution of motherhood. तो तब आपने 1899 के एरा में जाना है, तब क्रिटिसाइज किया गया था इस वर्क को। क्यों? क्योंकि कहा गया था कि एक औरत लिख रही है, और लिखने के साथ साथ वो फीमेल कैरेक्टर को जन्म दे रही है। किस फीमेल कैरेक्टर को जन्म दे रही है? वो फीमेल कैरेक्टर हु वांट्स टू लिव हर लाइफ इंडिपेंडेंटली, हु वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, हु वांट्स टू बी एन ऑटोनॉमस कैरेक्टर, a character who hardly relies on others, a character who believes in action rather than a mere imagination or contemplation. तो और इवन a female who is challenging motherhood। तो जब ये चीजें एक कंजर्वेटिव सोसाइटी हुआ करती थी, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी हुआ करती थी, तो एक ट्रेडिशनल बेंट ऑफ साइकी थी। तो फिर लोगों ने जब इस नॉवल को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये अब एक कैट चॉपिन है, आई मीन इट्स ये ठीक काम उसने नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा था तब कि जो फीमेल है वो उनका काम ये है, दे आर सपोज टू लिव विद इन द फोर वॉल्स ऑफ अ हाउस, they are supposed to do the works which are within the four walls of a house। तो अब ऑटोनॉमी की बात आ रही है, सेल्फ आइडेंटिटी की बात आ रही है, तो उसकी वजह से फिर इसको क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन जब आप एमिली टॉथ को पढ़ते हो, इसकी बायोग्राफर रह चुकी है वो, इसने बड़े अच्छी थॉरो एनालिसिस किया है कैट चॉपिन के वर्क्स को। तो इसका मानना है कि ये सच में, अगर आज भी आप ये चीज इस बुक को पढ़ोगे, आप भी सरप्राइज हो जाओगे। यू वुड फील सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड फॉर अ व्हाइल। व्हाई? बिकॉज जब आप इस नॉवल को पढ़ोगे, you would imagine how a writer who was writing way back in 1890s decade, could write or portray such issues which are still not happening in your society। I mean, इस जैसे भी सेल्फ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, अभी भी ये बात चल रही है, वुमन एम्पावरमेंट की बात चल रही है। तो फिर उन्होंने भी एमिली टॉथ जो है, उन्होंने फिर इस जब उसके आप रिव्यूज पढ़ते हो, तो वहां से आपको पता, उनकी बुक्स पढ़ते हो जो उन्होंने कैट चॉपिंग पे लिखी है, तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि ये जो कैट चॉपिंग है, ये बड़े अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअली साउंड थी वो, एक विजनरी राइटर थी वो। तो उन्होंने फीमेल रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको उजागर किया, उनको हमारे सामने लाया। तो उसके साथ साथ हमारे पास एक और सिरिल एर्नवेन एक और क्रिटिक रह चुके हैं द अवेकनिंग के या कैट चॉपिंग के।
तो उन्होंने फिर ये फ्रेंच क्रिटिक है, उन्होंने फिर इस नॉवल को ट्रांसलेट भी किया है 1953 में। फिर उन्होंने नाम क्या दिया, एडना। एडना जो इसकी फीमेल कैरेक्टर है, यानी कि द अवेकनिंग की जो फीमेल कैरेक्टर है, फीमेल प्रोटोगनिस्ट है, उसका नाम है एडना। लेकिन जो ही साइरल एर्नावेन ने इसको फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया तो उसने नाम रखा था एडना इस बुक का। तो उसके बाद हमारे पास एक और क्रिटिक है, एलिजाबेथ फॉक्स। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, द अवेकनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपीरियंस, कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ साउदर्न विमेन, अप्रोचेस टू टीचिंग, चॉपिन्स द अवेकनिंग। तो इसका भी मानना है कि जब अवेकनिंग पब्लिश हुई थी, इसने सरप्राइज की थी, एक शॉक में लोग चले गए थे कि जो इश्यूज, जो थीम्स इस बुक में आप देख रहे हो, बहुत सारे इश्यूज जो एक विमेन के रिलेटेड है, वो इस बुक में आप देख रहे हो। तो एक थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग मोमेंट था लोगों के लिए कि ऐसे इश्यूज विमेन के रिलेटेड, क्योंकि तब एक ट्रेडिशनल एक सेटअप था, लोग आई मीन एक कंजर्वेटिव सोसाइटी हुआ करती थी। तो उस जब लोगों ने इस बुक को पढ़ा तो उनको शायद फिर वो इस बात से बड़े नाराज थे कि एक राइटर ने ऐसे इश्यूज को, मे बी देवर ऑफ द ओपिनियन कि इट्स अगेंस्ट देयर रिलीजन। जो अगर हम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम क्रिटिकल अप्रोचेस की बात करते हैं, क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, देन यू विल हैव टू थिंक वेरी डीपली। आपने एक बुक को बड़ा डीपली पढ़ना है, आपने उसमें रिलीजन को भी देखना है, आपने उसमें पॉलिटिक्स भी देखनी है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, फिर वही बात कार्ल मार्क्स की आ रही है। आप अगर इफ यू वांट टू सी द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ऑथर और इवन द कैरेक्टर्स, then you will have to approach the text from a Marxist point of view। अगर आप फिर औरतों की बात करोगे, इसको फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो, तो फिर थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म की बात आती है। अगर आप फिर देखना चाहते हो कि एक फीमेल को एक जैसे अभी हम देख रहे थे कुछ देर पहले यूनिस डिसूजा की पोएम में, तो अगर आप उसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो मेंटल ट्रॉमा एक लड़की जो गुजर रही है, तो देन यू आर अप्लाइंग सिगमंड फ्राइड साइको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो डियर लर्नर्स, इस लेक्चर को आज हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। जो भी बाकी इश्यूज इसमें रहते हैं तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।